हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम ये देखेंगे फ्यू मिनट सीरीज के अंदर कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या हो हल्ला मचा हुआ है। इसके पीछे की कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक तौर पे एक देश में एक इलेक्शन करवाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं और इनको सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वाई वन नेशन वन इलेक्शन कैन बी अ सिग्निफिकेंट गेम चेंजर। ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेज सेशन। तो दोस्तों, ये पीछे आप कमेटी देख रहे हैं, ये कमेटी के चेयरपर्सन एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी है और इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं। सितंबर 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सवाल, क्या भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस फीजिबल हैं और अगर हैं तो उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसके लिए ये कमेटी काम कर रही है। इस कमेटी की अब तक कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन्होंने पब्लिक कमेंट्स भी इनवाइट किए हैं। आपने न्यूज़ में ये भी जरूर देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आपत्ति जताई है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पे। तो हम सभी तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नंबर दिया है। वो नंबर है लगभग 10,000 करोड़ का। ये नंबर उन्होंने दिया है कि अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने पड़े तो हर 15 साल बाद हमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शन को इमेजिन करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें सभी स्टेट्स की 28 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, और शायद पार्लियामेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी लोकल बॉडीज जितनी भी हैं उन सभी के इलेक्शंस। क्या ये इकट्ठे हो सकते हैं, सबसे पहला सवाल है। देखिए, जहां तक बात आती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की, इनके इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली करने में सक्षम हो, और हो भी क्यों ना। 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में जो हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए थे वो साइमल्टेनियस ही तो थे। तब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस इकट्ठे ही तो होते थे। तो क्या ये दोबारा हो सकता है, यही सवाल है हमारे सामने। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड टियर की, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो उनके इलेक्शंस तो अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशंस करवाते हैं और उनको साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाले दिन इकट्ठे करवाना शायद एक बड़ा चैलेंज होता है। तो रीसेंट टाइम्स में बहुत सारी कमिटीज जो भी बैठी थी, चाहे वो लॉ कमीशन हो, चाहे वो लोकसभा की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो, उन सब का यह मानना था कि हमारा पहला कदम पार्लियामेंट और स्टेट विधानसभा के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस करवाना होना चाहिए। अब अगर इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना है तो इलेक्शन कमीशन ये 10,000 करोड़ का फिगर क्यों दे रहा है। देखिए, जो आपका बैलेट होता है, बैलेट यूनिट होता है इलेक्शंस के अंदर, यूज होता है ईवीएम। ईवीएम के अंदर एक बैलेट यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। इलेक्शन कमीशन ने एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 28 लाख बैलेट यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी और 24 लाख कंट्रोल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देयर इज आल्सो अ डिवाइस कॉल्ड वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का अगर कॉस्ट मिला दिया जाए बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्चा प्रोक्योरमेंट में आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि 15 साल की लाइफ इन मशीनों की होती है। तो आप अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट 5 साल में एक बार ही यूज होगा। इट वोंट बी रीयूजेबल मेनी टाइम्स, 3 बार यूज होगा टोटल, 5 साल 5 साल 5 साल के गैप। तो ये खर्चा इन्होंने दिया है, इस वजह से दोबारा न्यूज में आई कि व्हाई साइमल्टेनियस इलेक्शन इज देयर। और वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल ने रिसेंटली पब्लिक फीडबैक भी डिमांड किया। ये पैनल में बहुत सारे दिग्गज लोग हैं दोस्तों। इसके चेयरपर्सन एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद है। इस पैनल में होम मिनिस्टर श्री अमित शाह भी हैं, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, गुलाम नबी आजाद जी भी हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह भी हैं। साथ ही साथ हरीश साल्वे जो कि एक फेमस लॉयर है, आपने देखा होगा इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था कुलभूषण जाधव के केस में।
साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी यहां पे इनवाइट किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो आए नहीं इनवाइट के बाद भी। देन सुभाष कश्यप जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, पार्लियामेंट के मामलों में बहुत बड़े एक्सपर्ट है, दिग्गज हैं और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। इसके अलावा सीवीसी श्री संजय कोठारी जी भी इस कमीशन या इस पैनल के मेंबर हैं। सो यू कैन सी देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर पर्टिकुलर फील्ड एंड हैव बीन गिवन मेंबरशिप ऑफ दिस पैनल। जैसा मैंने आपको पहले बताया, साइमल्टेनियस इलेक्शन भारत के लिए नई बात नहीं है, लेकिन 1967 के बाद से ये जो कंटिन्यूटी थी वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। क्यों? बहुत सारे स्टेट्स के अंदर 1968-69 में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट्स को या वहां की विधानसभा को डिसॉल्व किया गया। Article 356 is basically giving the power to the president to take over the matters of state government in their own hands। और उसका इस्तेमाल होता था पहले भर भर के होलसेल में, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एसआर बोमाई की जजमेंट नहीं सुना दी। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हो आर्टिकल 356 का विधानसभा को डिसॉल्व करने के लिए, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट्स रूल यानी आर्टिकल 356 के अंदर प्रोक्लेमेशन का आप अप्रूवल नहीं ले लेते पार्लियामेंट से। तो इसी वजह से तब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व होनी कम हुई, लेकिन जब स्टेट असेंबलीज जल्दी डिसॉल्व होंगी, इलेक्शंस भी जल्दी होंगे, तो जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, वो सिंक्रोनाइजेशन खराब हो गया। लोकसभा को भी अर्ली डिसॉल्व किया गया इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1970 में। 1967 के इलेक्शन के बाद 1970 में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई और 1971 में इलेक्शंस हुए। तो अब काफी समय से साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही, और इनफैक्ट 1983 में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम दोबारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर करवाने हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या आप उसके फेवर में बात कर सकते हो, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं, हम रिपब्लिक डे 75th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आपको स्लीपी क्लासेस की तरफ से 15% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, और सभी कोर्सेज पे ये डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं रिपब्लिक 24 कोड का इस्तेमाल करके। आफ्टर दिस सूचना लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। मेंस के लिए, या अगर आप सोचते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर आपने करना है फॉर और अगेंस्ट, दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एज अ यूपीएससी कैंडिडेट। तो अगर आपको लगता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में आप हैं, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट इज कि ये कॉस्ट और टाइम सेविंग हो सकता है लॉन्ग रन में। अगर आप देखोगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर नहीं होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखोगे कि हर साल किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई असेंबली इलेक्शन होता है। हर साल इन इलेक्शंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। इस हर साल इन इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करना पड़ता है। हर साल इस इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग होती है, खर्चा होता है, चाहे पार्टी के जेब से ही हो, लेकिन खर्चे तो होते हैं। तो ये जो टाइम और मनी वेस्ट हो रहा है इन सभी लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी पे, वो शायद रिड्यूस हो सकता है। और जब ये पैनल अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई फैक्ट्स और फिगर्स ये आपको जरूर देने वाला है। इसके अलावा कैंपेन के दौरान जो टाइम स्पेंड होता है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे एमपीज कैंपेनिंग मोड में ही चले रहते हैं, उस पे एक लगाम लगेगी और गवर्नेंस डाउन टाइम जो आप देखते हो ना, वो कम होगा। व्हाट इज गवर्नेंस डाउन टाइम? देखिए, जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन घोषित होते हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा के जनरल इलेक्शंस का नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन की डेट से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब अप्लाई होता है तो ना आप कोई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही बड़ा एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर सकते हो। ये एक तरीके से आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समय समय पर लगता है। जितने ज्यादा इलेक्शन होंगे उतना ज्यादा गवर्नेंस या स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन डाउन टाइम में रहेगी। तो बेहतर यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा अभी क्या होता है, अभी इतने डिसरप्शंस होते हैं,
चाहे आप ऐड कर लो पार्लियामेंट वाले इलेक्शन, फिर आप ऐड करो स्टेट असेंबली इलेक्शन, फिर आप ऐड करो बाई इलेक्शंस, जो सीट वेकेट होती हैं उनके चुनाव, म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन, तो नॉर्मल लाइफ काफी हद तक डिसरप्टेड रहती है। और पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा कैंपेन मोड में, इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इलेक्शन मोड में तनाव, टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे तो इस इलेक्शन मोड से भी जनता को थोड़ा सा निजात मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। ऑल्सो यू कैन से कि गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकती है, चीजों को लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस कर सकती है, कि नहीं कि ये नहीं कि स्टेट में चुनाव आ रहा है जी, उस स्टेट में चुनाव आ रहा है, इसके पीछे नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर वन नेशन इलेक्शन के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं तो सबसे ठोस बुनियाद आर्ग्यूमेंट यह है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। व्हाई? The Constitution has a fixed setup for the tenure of the Lok Sabha and the tenure of the legislative assemblies. अब अगर आप मान लीजिए कोई डेट फिक्स कर देते हैं कि मान लीजिए 2026 में साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, अगर आप ये साल फिक्स कर देते हैं 2026, है ना, इमेजिन करिए अगर ये फिक्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अभी लोकसभा आने वाली है 2024 की, या तो आप उसके इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे, यानी उसकी टर्म को एक्सटेंड करेंगे कि जो 2026 में जाके इलेक्शन हो, है ना, आइदर यू विल डू दैट और यू विल कट शॉर्ट द टेन्योर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा। देखिए, जब आपने टेन्योर को एक्सटेंड करना होता है, when Loksaba's tenure has to extend beyond 5 years, then according to our constitution it can only be done when there is a national emergency. जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो, सिर्फ तभी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि आपको संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। तो लोकसभा की टेन्योर के लिए आर्टिकल 83 है, साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से जुड़ा आर्टिकल 85। सिमिलरली बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो सकता है कि आपको जल्दी डिसॉल्व करनी पड़े स्टेट्स की असेंबली टू मेक देम अलाइन विद द कैलेंडर विच यू डिसाइड। 2026 का कैलेंडर मान लीजिए आपने बना लिया, तो आपको कई असेंबलीज की टेन्योर बढ़ानी पड़ेगी, कईयों की कट शॉर्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए संविधान में बदलाव लाना पड़ सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट्स रूल जब अप्लाई होता है तब आप प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कर दोगे। तो मान लीजिए 2026 में आपने इलेक्शन सारे इकट्ठे करवा भी दिए और 2028 में किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आपने वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, फिर वो पटरी से गाड़ी हट जाएगी और फिर वहां पे 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो वहां ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, इसलिए हो सकता है आपको आर्टिकल 356 भी बदलना पड़े। उसके अलावा आपको कई ऐसे चेंजेस करने पड़ सकते हैं जो कानून में चेंजेस है, लॉज में, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इलेक्शन कमीशन को बताता है अंडर सेक्शन 14 एंड 15 कि आपने किसी भी असेंबली के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसके इलेक्शंस करवा देने हैं। नाउ यू माइट हैव टू चेंज इवन दैट पर्टिकुलर एक्ट। और तो और आपको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बदलना पड़ सकता है। व्हाई? संविधान का 10th शेड्यूल ये कहता है कि जो व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करता है एमपी या एमएलए बनने के बाद, वो व्यक्ति लोकसभा से या विधानसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब अगर ऐसे कई सारे व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और जो पार्टी इलेक्शन जीती थी उस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है समाप्त, तो फिर वहां पे दोबारा इलेक्शन नई तरीके से करवाने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनसर्टेनिटी है कि मैंने एक बार तो मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा दी, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं और आपकी गाड़ी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की पटरी से उतर सकती है। तो आपको बहुत सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ सकते हैं। दूसरा, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एज आई टोल्ड यू, इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। और ईसीआई के लिए यह बहुत बड़ा टास्क होगा। जब हमने दोस्तों 1951-52 में इलेक्शंस करवाए थे साइमल्टेनियस, तब की जनसंख्या और अब की जनसंख्या में बहुत ज्यादा फर्क है। आज 70-75 करोड़ जो है वो वोटर है भारत में, कम से कम
जो वोट दे रहा है वो शायद इससे कम हो, लेकिन 70-75 मिनिमम करोड़ वोटर हैं, और इन वोटर्स के लिए लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक ही टाइम पे करना शायद चैलेंजिंग होगा। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले स्टेटमेंट दी थी कि वी आर अप टू द चैलेंज, बट उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, हर 15 साल बाद नए ईवीएम लेने पड़ेंगे, तो ईवीएम 3 ही बार इस्तेमाल होंगे। ऑलरेडी ईवीएम को लेके बहुत तू मैं होती है, तो आगे शायद पता नहीं क्या हो। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टीज का यह कहना है कि लार्जर पार्टीज या नेशनल लेवल पे प्ले करने वाली पार्टीज को इससे एडवांटेज होगा। क्यों? आप जब जाएंगे इलेक्शन में वोट देने, तो आपको एक ही टाइम पे दोनों सीट के बटन दबाने हैं। मतलब लोकसभा के लिए आप किसको वोट करना चाहते हैं और विधानसभा के लिए आप किसको वोट करना चाहते हैं, आपको एक ही टाइम पे वहां जाके चूज करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो नेशनल मुद्दे होते हैं, नेशनल मैटर्स होते हैं, वो आपके दिमाग पे ज्यादा हावी होते हैं, ज्यादा ओवरपावर होते हैं, और रीजनल चीजों को शायद आप दरकिनार कर दो, शायद आप इग्नोर कर दो वाइल वोटिंग। एंड स्पेशली अगर आपने सेम ही डे पे वोट देना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेंटर और स्टेट में सेम ही पार्टी को वोट दे दो, जो कि रीजनल पार्टीज को थोड़ा अब्सर्ड लग रहा है। ऑल्दो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है अभी तक, या ऐसा कोई स्टडी नहीं कंडक्ट की हुई है इन्होंने, लेकिन ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। और ऑल्सो कुड लीड टू वोटर फैटीग। ठीक है, अगर एक ही दिन पे दो वोट देने पड़े, वो वोटर फैटीग भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता, खास तौर पे अगर वो एक ही टाइम पे आप वोट देने ना जा पाओ। मान लीजिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि सुबह आपने लोकसभा और शाम को आपने असेंबली इलेक्शन देना है, तो हो सकता है कि आप एक जगह वोट ना दो। बहरहाल ये तो आगे देखने वाली बातें हैं। इन सभी चीजों को सोचते हुए, समझते हुए, हमने बहुत सारी रिकमेंडेशंस देखी हैं जो अलग अलग कमीशंस ने दी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2000 में ही रिकमेंडेशन दिया था कि हमें 5 साल के बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने चाहिए। ऑल्सो आपके डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को फेज वाइज पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ स्टेट्स में इस्तेमाल करना चाहिए और फिर धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करना चाहिए। ऐसे एकदम से आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसके अलावा 2017 में नीति आयोग ने भी सजेस्ट किया था कि 2 फेजेस में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसके क्या रीजंस हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगले हफ्ते तक के लिए धन्यवाद, और आई होप आपको कुछ चीजें या पर्सपेक्टिव साइमल्टेनियस इलेक्शन से जुड़े समझ आए होंगे। जब इस कमीशन की रिपोर्ट आएगी, हम इसके ऊपर और बेहतर चर्चा भी करेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।